अभी कुछ वर्ष पहले रूपाला वाला हो रखा था, तो मैंने तो एक बात कही और मैं उस बात पे कायम हूं कि भाई ऐसे जैसे बंदरों के बीच भेली फेंक दें, तो कभी तो रूपाला के नाम का लठी लेके घूम रहे, आज रामजी लाल का सुमन लेके का घूम रहे। मैं तो मेरा कहना लठी लेना है तो बाबू राणा सांगा का लो ना, और रूपाला और इसे रामजी लाल सुमन की टाल करो। तो राजपूत राजपूत है, ठीक है, लेकिन वो राजकाज में उस तरीके की समझदारी नहीं दिखा रहा है। तो हम कोशिश की, हमारा जो उपलब्धि है करणी सेना की वो यही है कि हमने ये बताने की कोशिश की कि हम जरखरीद गुलाम नहीं, हम तो जो समाज के हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन समाज का, राजपूत समाज का हित समग्र समाज का अहित नहीं होना चाहिए। ये भी करणी सेना का एक उद्देश्य है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो निष्कासित कर देना चाहिए सदन से। और रामजी लाल, जैसी गंदी जुबान आपकी है ना, आपकी नहीं, तेरी जो गंदी जुबान है, इसमें लाखों रुपए इनाम देंगे हम इसकी जुबान काटने का। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल चमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। क्षत्रिय है, हम इस देश की संपत्ति को या देश की जनता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पहुंचाएंगे भी। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सुमन लाल से। आवश्यकता पड़ी तो सुमन लाल के वहां हम लोग कूच करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। कि भाई हमें अपने सम्मान की चिंता है, हम 36 कौमों का सम्मान करते हैं, अपना अपमान नहीं सहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निश्चित। एक बात जो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी का, संभव है कि जो आप कह रहे हैं उनकी यही खाचा रणनीति हो, वो तो राजनेता है, मुख्यमंत्री के, डिफेंस मिनिस्टर के बेटे हैं, तो सियासत उनके खून में है। में तो साम दाम दंड भेद की देखिए वो व्यवस्था चलती है, उसे मैं गलत अंदाज में नहीं कह रहा, कई बार विवेकपूर्ण मैनेजमेंट की भी चलती है। लेकिन जहां तक राजपूत का सवाल है, ये षड्यंत्रकारी कौम नहीं है, ये जज्बाती कौम है। आप उसको चरित्र समझना पड़ेगा। ये जज्बात, तो ये नापतोल भी नहीं करते हैं कि व्यापारी की तरह नफा नुकसान देखें। ये रिएक्ट करने वाली कौम है, इसमें इसका नुकसान भी होता है और बार बार होता है नुकसान इसका, लेकिन इसका मूल चरित्र ऐसा है कि क्या फिर ये रणनीतिक चूक नहीं है कि जो आपने रामजी लाल सुमन को टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश जी को क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश को भी क्यों करना, रामजी लाल सुमन को भी क्यों नहीं करना। भाई जिस राणा सांगा का, देखिए राणा सांगा कई सौ साल से, आज भी राणा सांगा को गाली देके एक ऐसा सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह गया, फिर भी उसे जनता नहीं जानती थी, उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया। निश्चित। तो आपने राणा सांगा के नाम पे उस आदमी का हिंदुस्तान में नाम जनवा दिया। रामजी लाल सुमन जी की तो लॉटरी लग गई, नेता की और क्या उपलब्धि होती है, तो होती है उसे जनता जाने। निश्चित। तो आपने उसको जनवा दिया। तो मैंने कहा कई बार इस तरीके से दुश्मन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मतलब दूसरे का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ठीक नहीं राजनीति राजपूत की इससे क्या है, रामजी लाल सुमन से तो पार्टियों की हुई भाजपा की। लेकिन अब मैं जो एक बात दो आपने उठाया उस पर जरूर कहना चाहूंगा, यदि अखिलेश ये मान बैठे कि भाई इस थाली के इस हिस्से के बाहर मेरी हिस्सेदारी नहीं है, तो ये भी उनकी हदबंदी कर दे रही है। इसका मतलब भविष्य का विस्तार खत्म हो गया। अब भाजपा को कुछ नहीं करना है, अब भाजपा को इनकी टांग अड़मी देनी है सिर्फ इस वाले में, पीडीए में, और इस समीकरणों के साथ तो कभी भी अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जब आप खेलेंगे ही 60% में। लेकिन इसका एक खतरा ये भी तो है कि जब ये डिवीजन होगा तो बीजेपी अपने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी राजपूतों के साथ, वो उनकी बात सुने ना सुने। वही स्थिति जो लोकसभा चुनाव के वक्त में थी कि उनके नेता राजपूतों के खिलाफ बयान दे रहे थे और उनकी लीडरशिप काउंटर नहीं कर रही थी, उस पे उन समाज के साथ नहीं खड़ी थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो ये खतरा राजपूत समाज के सामने भी तो बढ़ेगा कि जब दूसरे दल में उनका कोई जगह ही नहीं बचेगी और एक ही दल बचेगा, तो निश्चित तौर पे ये सवाल और गहरे होंगे उनके लिए। यही करणी सेना समझाना चाह रही थी कि भाई आप प्रजातंत्र में अपने जो विकल्प हैं उन्हें बंद मत करिए, आप जरखरीद गुलाम मत बनिए। करणी सेना के मूल उद्देश्यों में यही था, राजनीतिक चेतना में।
और प्रजातांत्रिक चेतना भी जागृत हो। भाई वो ठीक है, रजवाड़ों ने अपने वक्त में अच्छे काम किए, कुछ ने कुछ बुरे काम भी किए, तो वो तो कौन है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिसने अच्छे बुरे काम नहीं किए? सब ने किए। और यदि वो लोग रजवाड़े जीतते थे चुनाव, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, है ना, चाहे अपने धन बल से जीते। तो ये हमने कहा कि उससे बाहर आइए अमर चित्र कथा से, ये जो पुरानी अमर चित्र कथा में है। अब जो आज के जमीनी हालात हैं, उन जमीनी हालात पे बात करिए। ये भी करणी सेना का उद्देश्य समसामयिक बनिए, प्रासंगिक बनिए, अप्रासंगिक मत होइए। जो आपका इतिहास है, जो आपकी संस्कृति है, जिसके प्रति आप संवेदनशील हैं, जो भी आपकी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य हमने भी किया था, क्योंकि मैं गंगा जल बिरादरी का राष्ट्र संयोजक भी था, तो एक उद्देश्य हमने पर्यावरण संरक्षण भी डाला था। अभी देखिए वहां पूरा पूरा जंगल कटा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? इतने पशु पक्षी सब ये होगा। निश्चित। मैं सिर्फ किसी जाति के संगठन की, सबकी कह रहा हूँ, इस सामाजिक विवेक की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहे सर? कहना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ दो मुद्दों पे वो आ जा रहे हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ जो एक बतौर नागरिक हमारे कर्तव्य होने चाहिए, चेतना होनी चाहिए, और एक जातिगत संगठनों के लोगों की जो चेतना होनी चाहिए। वहां मैं आपसे सहमत हूँ रणनीतिक तौर पे, लेकिन अब चूंकि गाड़ी आगे चली गई है तो दिल्ली आना चाहिए था। उसके अलावा हमने खानवा एक विकल्प दिया था। खानवा एक बेहतर विकल्प क्यों हो सकता था? खानवा के आसपास राजस्थान का इलाका, भरतपुर उधर का इलाका आ जाता, इधर से ये जो ग्वालियर चंबल संभाग आ जाता, एक बड़ा ड्रेनेज, एटा इटावा मैनपुरी रोहिलखंड का ये वाला इलाका आ जाता, नोएडा तक का, तो बड़ा ड्रेनेज एरिया था। खानवा में बड़ी हो जाती। खानवा में बड़ा कौन होता कद? खानवा में बड़ा कद होता राणा सांगा का और राजपूत समाज का। अब वहां क्या होगा? आगरा में, आगरा में ये है कि अगर कास्ट वाइज नंबर रामजीलाल सुमन प्रमुख हो गए। निश्चित। तो लेकिन मैंने कहा ना जज्बाती कौम है, कि उसने कर दिया तो ये लट्ठा के चल पड़े। हम इन्हें ये भी कहना चाह रहे थे करणी सेना के एक उद्देश्यों में, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, अब तो पता नहीं किसने कौन कौन सी करणी सेना बना ली, पता नहीं। हाँ, तो बीच में हाँ, कई सेनाएं बनी, डिवीजन हुआ, फिर एकजुट भी हुए। उन्हें ये भी नहीं पता बहुत सारी करणी सेना को तो कि करणी नाम क्यों है। उन्हें बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि ये तो एकीकृत युवा संगठन था, जिसमें 40 साल से ऊपर होते ही अडवाणी बना दिया जाता था। वो पदाधिकारी हो ही नहीं सकता था। जैसे दादा लोकेन सिंह कालवी जी भी अध्यक्ष नहीं थे। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैं करेक्ट करने वाला से किया नहीं, मौका आ गया तो कर रहा हूँ। दादा लोकेन सिंह कालवी जी करणी सेना के, श्री राजपूत करणी सेना के कभी भी अध्यक्ष, संस्थापक संरक्षक थे। जब तक मैं 40 की उम्र नहीं पाया था तब तक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था। फिर कुछ एक प्रक्रिया बनी जिसके तहत एक कमेटी बनी, तो मुझे फिर जबरदस्ती प्रवक्ता बना दिया गया, है ना। फिर राष्ट्रीय मैं सलाहकार रहा। तो इसका पदाधिकारी नहीं हो सकता। ये राजपूत, सबसे बड़ा राजपूत एकीकृत युवा संगठन था, है। अब उन्हें यही नहीं पता करणी सेना क्या, तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। तो वो तो एक, जब जन आंदोलन होते हैं उसकी कोई मेंबरशिप तो होती नहीं, या ना आंदोलन नहीं था तो कोई मेंबरशिप से तो दलों की हो सकती है, आंदोलन की नहीं हो सकती। प्लेटफॉर्म पे तो किसको कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको थोड़ी पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे हर आदमी आ जाता है। तो सब प्रकार के लोग आते हैं और फिर जो सामूहिक विवेक से आवेग में वेग में निर्णय होते हैं वो हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है, जो हमारे गाँव में कहते हैं कि भाई लड़की का ब्याह हो ही जावे गाँव में। तो क्या तो जब आगरा बन गया तो आगरा बन गया। अब तो आगरा ही देखें, पर ये जरूर देखें समाज, मेरी यहाँ से आपके मार्फत अपील भी रहेगी कि जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से शिजरा जोड़ते हैं तो आपका आचरण मर्यादित होना चाहिए, और जब आप ऐसे शानदार इतिहास के वारिस हैं तो आपका प्रदर्शन या विरोध भी मर्यादित होने के साथ ऐतिहासिक भी होना चाहिए। ये मेरी जरूर अपील रहेगी इनसे। आपने समय दिया हमें, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन आपने किया, और हम चाहते थे कि करणी सेना का जो रियल मकसद था, उसका अतीत क्या है और वो कैसे आगे बढ़ी, इस सब के बारे में जाने आपसे। इससे पहले कि इस चर्चा को यहाँ समाप्त करें हम, एक सवाल मेरा ये भी है कि इस समय का जो वक्त है उसमें विभिन्न जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, जातियों के भीतर राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ है, और बहुत सारी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इवन दलित्स भी, वो यूनाइट हो रहे हैं, जातीय संगठन बन रहे हैं और इस तरह के दबाव बना रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई जातीय संगठन बहुत आक्रामक तेवर में और एक खास तरह के इश्यूज पे लामबंद होता है, तो क्या उसकी इमेज पूरी सोसाइटी में खराब नहीं होती है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे जाटों ने एक बड़ा मूवमेंट रिजर्वेशन को लेकर चलाया, और जाट्स फार्मर्स के मूवमेंट्स में भी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी करते रहे,
लेकिन जिस वक्त हरियाणा का रिजर्वेशन का मूवमेंट हिंसक हुआ तो इसका बड़ा खामियाजा जाटों को भुगतना पड़ा। 16 लड़के उनके मारे गए वहां पे, और एक इमेज बनी पैन इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक इमेज उनकी एक बिल्डअप हुई। वो जो दाग उनके दामन पे पड़े हैं वो शायद बहुत लंबे वक्त में धुल पाए, और धुल पाए नहीं धुल पाए ये वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी उसका नुकसान उठाना पड़ा हमें, और अल्टीमेटली किसानों को भी उठाना पड़ा, क्योंकि कोई एक खास बिरादरी तक सीमित नहीं रहते हैं ऐसे प्रभाव। इसका प्रभाव दूसरे समाजों पे, दूसरी जातियों पे, पूरे देश पे व्यापक है, देश पे पड़ता है। तो क्या इसके खतरे नहीं है जिस तरह के इश्यूज पे करनी सेना के बैनर तले राजपूत लामबंद होते हैं कि वो पद्मावत फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पोस्टर फूंक रहे हैं, संजय लीला सिनेमा हॉल पे हमला कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली पर अटैक कर रहे हैं, या फिर उसके बाद के जो इश्यूज हैं जितने भी हैं वो जैसे एक हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर को लेकर के मोबिलाइजेशन होता है, या फिर बाद में अभी भी हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फिगर के एक स्टेटमेंट पे लामबंद हो रहे हैं। तो वही मेरा सवाल है कि आप बड़ी लाइन खींचने के बजाय कोई दूसरा कुछ कर दे रहा है तो उसको तलवार लेकर उसको काटने पे निकल पड़ रहे हैं, बजाय इसके कि चूंकि राजपूत तो पूरे देश में एक प्रोग्रेसिव कौम है, एक लड़ाका कौम है, और एग्रीकल्चर बेस्ड है, सोसाइटी के डिफरेंट प्रोफेशंस में एक अच्छी खासी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। तो राजपूत समाज की और करनी सेना की जिम्मेदारी जो कालवी साहब के समय में थी कि एक व्यापक जन संगठन तैयार करें, सत्ता के ऊपर एक व्यापक दबाव बनाएं, और जनहित में रोजी रोटी के सवालों पर, कम्युनल हार्मनी के सवाल पे, खेती बाड़ी के सवाल पे, इन सवालों पे बहस करें और सत्ता को सुनवाई के लिए मजबूर करें। तो उन उद्देश्यों से तो भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे वहां कालवी साहब का जो सपना था वहां कैसे लौटेगी ये सेना? तो मैं आपकी बात से आंशिक सहमति रखता हूँ, और काफी हद तक रखता हूँ, क्योंकि लगभग हम आप एक ही विचार के हैं। और करनी सेना जैसे मैंने कहा उस समय उद्देश्य उसके 11 थे, और कोशिश यही हुई थी। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, चाहे आपका किसान वाला भी आंदोलन रहा हो, किसी को खालिस्तानी बता देना, या यहाँ करमू खेड़ी वाला वो हुआ था भाई, जब ट्रांसफार्मर बदलते ही नहीं थे या पेमेंट मिलते ही नहीं थे, अर्जी लगा लगा के किसान परेशान हो गया, तो एक लेवल बाद आपका प्रेशर कुकर की वो सीटी बच जाती है, है ना। इसमें दोष किसका है? इस प्रकरण पे भी आ रहा हूं मैं। इसमें दोष सत्ता का मिजाज ये हो गया है कि मुद्दों को उछालना, सुलझाना नहीं, और मौके पे उछालना, जानबूझ के उछालना, और दलों का आपस में मिलके उछालना। अब राजपूत जो 24 में गया था, आपने का विरोध तो उसने बीजेपी का इस बेल्ट में भी किया। राजपूत जो बाहर आ गया था बाड़े से, इसकी प्रतिक्रिया में क्या होगा? ले देके वापस जाने लगेगा उस तरफ को, बीजेपी का फायदा हो गया और वापसी होगी। समाजवादी ने पीडीए मजबूत कर लिया, तो सुनवाई ना होने के खतरे बढ़ेंगे, सुनवाई ना होने के खतरे बढ़ेंगे। तो देखिए, आम आदमी में इतनी राजनीतिक समझ दांव पे चुल के नहीं होते हैं जितने पेशेवर वोट के शिकारी नेताओं के होते हैं। तो यहाँ तो अनाड़ी बनाम खिलाड़ी का खेल हो गया है। अब ये तो राजनीतिक सत्ता की मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि एक वक्त आप सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, अजगर हम अजगर, बल्कि मुसलमान भी था, हिंदुस्तानी मुसलमान, बिल्कुल। तो वो उसमें लड़ता था एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्लेटफॉर्म ब्रेक हो गया। अब किसी एक खास समूह के खिलाफ जैसे ही आप हिंसक आंदोलन करेंगे, भीड़ का अपना मिजाज होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो दूसरा कोई करवा सकता है, अपना भी करें, दूसरा करा देगा, निश्चित तरह से एक षड्यंत्रकारी निश्चित। तो आपके दामन पे दाग लगाने को, कीचड़ उछालने को, फेंकने को उदाहरण बताया जी, अपने हरियाणा को उदाहरण बताया, तैयार बैठे हैं लोग। देखिए, एक तो हम दो बातों पे आए भाई, हम अजगढ़ था वो हिंदुस्तानी मुसलमान, अहिर जाट, गुर्जर राजपूत, और ये किसानी के मुद्दे को लेकर हुआ था। चंद्रशेखर सरकार थी, देवीलाल जी ने आप ही के इलाके दो घट में मीटिंग भी हुई थी, 10,000 कर्जा माफी की बात हुई थी, वो सरकार गिरने लगी, 2 कांस्टेबल के ऊपर बहस शुरू हो गई। 2 कांस्टेबल एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री तो वो करवाएंगे, निश्चित मजाक की बात है जी। और यदि वो गिर गई थी तो भाजपा कहाँ मर गई थी, आगे समर्थन क्यों नहीं किया जब किसान हित की बात थी? तो एमएसपी दे दे भाई, तो सुनवाई नहीं है, मेरी बात समझिए। अब क्या है, जब आक्रोश आता है और आप बहुत दक्ष नहीं होते, आम आदमी बेचारा दक्ष हो भी नहीं सकता, सियासत की इतनी बारीक समझ उसे नहीं होती, उसके पास जज्बात होते हैं और पीड़ा होती है, वो पीड़ा और जज्बात से चलता है, चाहे वो किसान के मुद्दे पे हो, चाहे वो जातिगत मुद्दों पे हो। ये महाराणा प्रताप को और सब जातियों में एक और भी समस्या आ गई है, सब अपने जाति के महापुरुष बनाने में लगे हैं, जो कि महापुरुष किसी जाति की
तो वो नहीं हो सकते पेट सही के। बात है, वो समाज सबके लिए देश होते हैं, समाज के लिए। और महाराणा प्रताप को अगर आप देखेंगे, जमीन पे सो रहा है वो आदमी, या राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़ रहे हैं। हसन खां मेवाती किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बाबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मुस्लिम का मसला हो तो हसन खां मेवाती क्यों लड़ रहे हैं भाई? या इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत खान लोदी लड़ रहे हैं। अब दौलत खान लोदी जो लड़ रहे हैं, दौलत खान लोदी ऐसे लड़ रहे हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ सियासत की लड़ाई है। तो ये सब सियासी लड़ाइयाँ थी, ये मजहबी लड़ाइयाँ नहीं थी। और अगर आपको सामाजिक न्याय का नायक ही ढूंढना है तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सब लोगों ने भुला क्यों दिया? पहली बात, निश्चित तौर इतनी जातियों का जो इतना बड़ा भला हुआ है उसे तो देवता के रूप में पेश करना चाहिए, निश्चित। आपने उसे भुला दिया। और जिन जातियों को लगा कि उनका नुकसान हुआ वो भूल के नहीं दे रही अपनी पीड़ा। तो या तो वो कदम जोरदार है निश्चित। या नहीं है, है ना। बौद्ध इस देश में आते हैं भाई, बौद्ध तो राजा भगवान बुद्ध जो है, मैं तो क्षत्रियों को कहता हूँ भाई आपका सबसे अच्छा प्रतिनिधि तो भगवान बुद्ध हैं। चीन जो दुनिया के इतिहास में कभी गुलाम नहीं हुआ, चीन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस में डिवाइड हुआ, गुलाम नहीं हुआ कभी। उसको उस आदमी ने बिना हथियार के फतेह कर लिया। लाओस, कंबोडिया, जितना साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान, सारा तो उसने वो बना दिया बौद्ध। तो जिस आदमी ने आध्यात्मिक एक तरीके की सत्ता ही तो स्थापित की उसने, धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता, तो अद्भुत वो है जिसे आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं, द आर्ट ऑफ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ वॉर इज नो वॉर, बिना लड़ाई के फतेह करना, वो बुद्ध है। अब महाराणा प्रताप पे आइए भाई, महाराणा प्रताप के कौन है? हाकिम खां सूर साहब है सेनापति, कौन है? पंडित गोकुल प्रसाद पुरोहित जी हैं, उनके साथ कौन है? भामा शाह है, उनके साथ आदिवासी लड़ रहे हैं, भील लड़ रहे हैं। तो जमीन पे सो के, घास की रोटी खा के, सर्व समाज का 36 बिरादरी को नेतृत्व देके लड़ने वाला आदमी, जो एसी से बैठ के बात नहीं कर रहा है, जमीन पे सो रहा है, घास की रोटी खा रहा है, पूरी जिंदगी जंगलों में गंवा रहा है, वो आदिवासियों का भीलों का ज्यादा वो होगा समर्थक और संरक्षक, या एसी में बैठ करके अच्छी बात करके जंगल कटवाने वाले होंगे? निश्चित। तो हम सही जो हमारे प्रतीक है उनको सही रूप में स्थापित नहीं कर रहे हैं। यदि राजपूत महाराणा प्रताप को महारा राजपूत करके करेगा, जैसा यहाँ हमारे यहाँ जाटों ने महाराज चौधरी चरण सिंह करा, तो एक किसान नेता को जाटों ने जाट नेता बना दिया, ऐसे ही आप महाराणा प्रताप को जो है राजपूत नेता बनाने में स्थापित है। तो इस थोड़ा आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आपको उसके साथ भी न्याय करना चाहिए कि वो सिर्फ राजपूत का नहीं है, वो सर्व समाज का है। अब एक नया ट्रेंड चला, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, कि भाई हिंदू हृदय सम्राट, फिर हसन खां मेवाती क्या कर रहा है वहां, फिर हाकिम खां सूर क्या कर रहा है वहां। तो ये सियासी लड़ाइयाँ थी, ये मजहबी लड़ाइयाँ कभी भी नहीं थी। और इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आप जो है अगर कुछ खास रूप में पॉलिटिकल्स के हाथ के खिलौने बनना चाहते हैं तो अलग बात है, वो उनका रोजमर्रा का खेल है, ऐसे मोहरे वो रोज इस्तेमाल करते हैं और वो करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि करनी सेना के जो लोग हैं वो टूल बन रहे हैं राजनीतिक दलों के? ये राजनीतिक दलों का जो कंट्राडिक्शन है, इसके बीच में कहीं वो इस्तेमाल हो जा रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये आशंका, ये डर हमेशा बना था और बना हुआ है, क्योंकि राजनीति में तो हमेशा संकट के बादल राजधानियों पे छाए रहते हैं, साम दाम दंड भेद से ही सियासतें चलती हैं। तो ये डर तो है, और इस डर का जहाँ विष है, विष का इलाज भी है। तो समाज में भी इस बात को चिंता नहीं, ऐसा नहीं कि समाज इस बात पे चिंता नहीं कर रहा है। जैसे ये बात आगरा के चैन की बात थी, वो जज्बाती तौर पे तय हो गया, बिल्कुल सहमत है। तो ये बात हमने इस अंदाज में भी कही, वहां चलते हैं, खानवा चलते हैं, खानवा से राणा सांगा उतरेगा, और जिस तादाद तेवर के साथ अनुशासित मर्यादित तरीके से आप करिएगा उसका इतिहास बनेगा। ये काम आपने जो बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वहां आप 50 लाख इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ 50,000 इकट्ठा कर लीजिए, यहाँ के 50,000 के दिल्ली की गूंज पूरी दुनिया में इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इम्पैक्ट, राजधानी है देश की, मीडिया अटेंशन ज्यादा होगा, बेशक सोसाइटी पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। वहां सिर्फ रामजी लाल सुमन बड़े होंगे, यहाँ राणा सांगा और राजपूत समान बड़ा हो। तो इन बातों पे बिल्कुल चर्चा हुई है, और कोशिश ये बिल्कुल है कि ये नेता जो है इन समाजों का, इन जातियों का, इन देश का, इन वर्गों का बंधन ना बना पाए, कि इनके बीच भेली फेंक दें, कभी आरक्षण की, कभी इसकी, कभी उसकी। उस तरीके से करके उसमें एक विवेकपूर्ण टिप्पणी चंद्रशेखर जी की थी। उन्होंने कहा ठीक है, सामाजिक न्याय में किसी को कुछ मिलता हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतनी नौकरियां हैं कहाँ? नौकरियां तो घट रही हैं, एक ही रोटी के टुकड़े किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई हाँ बढ़ती जा रही है, कंट्राडिक्शंस बढ़ रहे हैं, नहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है।
किसी को कुछ मिल भी तो नहीं रहा है, निश्चित। तो उसी रोटी के टुकड़े के ऊपर झगड़े लगाए जा रहे हैं और उसी की रोटी के टुकड़े किए जा रहे हैं। आप नई रोटी क्यों नहीं बना पा रहे? ये राजनीतिक नेतृत्व का, पार्टियों का, इर्रेस्पेक्टिव कौन सी पार्टी है, मुझे इससे मतलब नहीं, ये इनका बड़ा मेजर फेलियर है, ये बड़ी इनकी विफलता है। और वो उसी से ध्यान हटा के उसी से ध्यान, उसी रोटी पे सबका ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी के बंटवारे, उसी के हिस्सेदारी की लड़ाई में ये इनको उलझा देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। निश्चित। तो ये एक सामाजिक विवेक की, देखिए ये देश मूलतः समाज केंद्रित देश है, आप गौर करिएगा। हम मेरठ के हैं 1857 की बात, यहाँ जो लड़ाई हुई, आस्था एक बड़ी चीज होती है, गाय और सुअर की चर्बी वाली जो बात आती है, जबकि आजादी तो अपने आप में बड़ी मुकद्दस चीज है। हमें तो इसी बात के लिए खुद लड़ना चाहिए कि भाई हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही राणा सांगा की बात करिए, रामजी लाल सुमन वगैरह तो बीच में गुजरने वाले, वैसे अब हर किसी के पीछे लट लेकर नहीं घूमेगा। तो हमारा निवेदन अभी भी यही है, और इससे ये आशंका बढ़ जाती है कि आपका दुरुपयोग हो जाएगा, आप मोहरा बन जाएंगे, ये आशंका है। लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि भाई मोहरा ना बने, और भविष्य में भी कोशिश कर रहे हैं। जब करनी सेना आई थी 11 उद्देश्य थे, और वो अब ये इत्तेफाक है कि ऐसी चीजों पे मीडिया भी जगह देता है तो लोगों को भी मजा सा आता है, टीवी पे सबको अपना चेहरा नजर आने लगता है, अखबारों में छपते हैं, तो ये बीमारियां तो आज जाति बिरादरी में छपासकी है। लेकिन इनसे देश और समाज नहीं बनेगा। देश और समाज के लिए हमें एक बड़ा रूप, बड़ी सोच बनानी ही पड़ेगी। और ये जो नेता है, मैं तो अन्य बिरादरियों से भी इस बात का निवेदन करूंगा। पहले तो मैं राजपूत समाज से ये करूंगा निवेदन, यहाँ आग्रह और एक आह्वान भी करूंगा कि देखिए ये एक व्यक्ति की बयान है, इस आधार पे आप जातिगत दूसरों को ना कहिए, पूरे समाज का किसी जाति का रिप्रेजेंटेशन समाज का नहीं है, एक व्यक्ति की गैर जिम्मेदार बयानबाजी है। इस आधार पे आप आपस में मत भिड़िए। ये समाज में एक दूसरे के प्रति, ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे से संबंध खराब कर रहे हैं, ये सब मत करिए। आप अपनी जात पे गर्व करते हैं, करिए, वो आपका अधिकार भी है, और उसके लिए कुछ सकारात्मक अच्छा करिए, तब आपकी जाति की लकीर बड़ी होगी। और अगर आप भी इसी में लग गए, उस आदमी ने गाली दी, हमने भी गाली दी, तो हम कोई बड़ी लकीर देश समाज नहीं बना सकते हैं। एक तो इन्हें भी अपना संतुलन करना पड़ेगा, और दूसरा अन्य समाजों को भी, क्योंकि महापुरुष किसी जाति समाज तक के नहीं होते हैं, वो देश समाज किसी जाति के नहीं होते बेटा, वो पूरे देश के होते हैं, समाज के होते हैं। तो इस भावना को लेकर जो नागरिक समाज है, मेरे ख्याल से सभी जातियों के, धर्मों के मुअज़्ज़ज़ लोगों को आना चाहिए कि ये जो भी लोग हैं, भाई अम्बेडकर जी हैं, कोई भी व्यक्ति जो रहा, अम्बेडकर जी को पढ़िए, अद्भुत लिखते हैं, अब नेहरू जी को पढ़िए, अद्भुत लिखते हैं। तो इस देश में तो सब लोगों ने इस देश में बनाने में किया है। हाकिम कासूर का भी आप जो धन्यवाद दीजिए, वही वहां तो चेतक तक की वो लगती है साहब मूर्ति। तो हम पशु हो, ये हो, पेड़ को भी पूजा जाता है, ये तो देश वो संस्कृति है। तो जिस भी जाति बिरादरी के व्यक्ति ने इस देश में एक सकारात्मक बड़ा योगदान दिया है, उसका सम्मान सर्व समाज का है कि इज्जत करे, और उसकी बेइज्जती होने में सर्व समाज खड़ा हो। ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये जो पेश किया जा रहा है कि भाई राजपूत राजपूत ही आए, मैं तो आह्वान कर रहा हूं कि हर वो जिम्मेदार नागरिक वहां आए और जिम्मेदारी से, ऐतिहासिक तरीके से गलत को गलत, सही को सही कहने का साहस उठाए। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन आपने किया, और बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में थे और दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जाहिर सी बात है। तो करनी सेना का अतीत क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इन सारे विषयों पर आपने बहुत ही डेप्थ के साथ एनालिसिस किया। बहुत धन्यवाद। और मैं इनको भी कह रहा हूँ जो करनी सेना के नाम पे इतने हो रहे हैं कि भाई एक अद्भुत संगठन था, दादा आप नहीं है, करनी सेना की भी नाक बचाए, कटवाए नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर साहब की बातों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमति और असहमति ये लोकतंत्र के दो पहलू हैं, दो सिक्के हैं। और आप भी अगर डॉक्टर साहब की बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिए, और असहमत हैं तो भी रिएक्शन दीजिए। हम अगली बार बातचीत करेंगे तो आपके असहमति के सवालों पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत